गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अल्फा मेंटर्स। आज की क्लास जो है वो क्लास 11th पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, व्हाई और द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमने प्रीवियस क्लास में जिस तरीके से प्रीएम्बल को डिस्कस किया था कि प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। प्रीएम्बल के अंदर हमने पढ़ा था कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिबर्टी के बारे में बात करता है, सोवरेन कंट्री होने के बारे में बात करता है, सोशलिस्ट कंट्री होने के बारे में बात करता है, डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बारे में बात करता है। लेकिन प्रीएम्बल जिस कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है उस कॉन्स्टिट्यूशन की नीड इंडिया को क्यों पड़ी, और जब वाई क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा तो हमको ये पता चलेगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया। एक टाइमलाइन समझने की कोशिश करते हैं। 1946 का एक ईयर था जिसमें 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक पहली मीटिंग होती है। देन 1947 का ईयर आता है, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन अगस्त 15, 1947। 15th ऑफ अगस्त 1947 को इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट होता है एंड वाज रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को 1950 इंडिया जो है वो रिपब्लिक होता है। यहाँ पे रिपब्लिक का क्या मतलब है ये हमने प्रीएम्बल प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत डिटेल से समझा था। 1947 से जो 1950 का पीरियड है और 1946 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, ये जो टाइमलाइन है ये हमको बताती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के तैयार हुआ वो क्यों हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और जब हम ये व्हाई को क्लियर करेंगे तो हम ये समझेंगे कि ये कैसे बना। 1950 तक, 1947 से 1950 तक जो टाइम पीरियड था उसमें 2 years 11 months और 18 days लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के अंदर। बहुत सारी अलग अलग कमिटीज थी जिनका एग्जाम्पल हमने ड्राफ्टिंग कमिटी प्रीएम्बल वाली क्लास में समझा था। अब कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों हो सकती है, किसी भी नेशन को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है, और इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया हमको कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, तो कुछ 4 क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। अगर कोई बेसिक रूल नहीं है किसी इंडियन सोसाइटी के अंदर तो हम उस बेसिक रूल को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये बताता है कि जो पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए। पावर मीन्स लॉ बनाने की पावर, रूल बनाने की पावर। आखिर ये रूल और लॉ जो हैं और ये जो पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशन किसको देता है, और जब ये लॉ और रूल बनाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक अथॉरिटी को देता है तो सारे राइट्स दे देता है या कुछ लिमिट्स भी सेट करता है। सो फर्स्ट स्लाइड ये बताती है हमको कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा देश है और एक बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री होने का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग रिलीजन है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत सारा कल्चर है। यहाँ पे अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। यहाँ पे मॉडर्न सिटीज़ भी हैं तो कहीं पे प्राइमरी सेक्टर्स भी हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर से ही बहुत सारे गांव अभी आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं पे ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी हैं। सो फर्स्ट थिंग इज, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सोसाइटी हैज डाइवर्सिटी। सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी, हमने जैसा समझा कि इंडिया जो है एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। रिलीजन के पर्सपेक्टिव से डाइवर्स है, पॉपुलेशन के मामले में डाइवर्स है। सभी जो लोग हैं उनके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं, डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं, बट वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन वेरियस वेज। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन एक बहुत वाइड रेंज के अंदर है, बहुत सारे कल्चर्स हैं, उन कल्चर्स में लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं, अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग अपनी प्रायोरिटीज हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सोसाइटी किसी एक लोग से नहीं चल सकती। सोसाइटी का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल। अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड अ सोसाइटी।
तो जब ग्रुप होगा तो एक ना एक पर्सन किसी और पर्सन पे डिपेंडेंट होगा ही सही। अब हम ये सोचते हैं कि थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स। जब हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, उस सोसाइटी के अंदर लोगों के अलग इंटरेस्ट हैं, अलग टेस्ट हैं, अलग प्रायोरिटीज हैं और सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। उन सभी लोगों के बीच में अगर कोई बेसिक रूल ही नहीं है, अगर कोई क्राइम कर रहा है और क्राइम को रोकने के लिए वहां पे पुलिस नहीं है, कोई बेसिक रूल नहीं है, या फिर जुडिशरी नहीं है, तो सोसाइटी कैसे चलेगी? ये क्वेश्चन मार्क है। सोसाइटी को चलाने के लिए बेसिक रूल्स या नॉर्म्स तो कुछ सेट करने होंगे। पीपल विल फाइट लाइक एनीथिंग, लोग किसी भी तरीके से लड़ सकते हैं। देयरफॉर सोसाइटी नीड्स सम रूल्स फॉर इट्स कोऑर्डिनेशन एंड दिस रूल्स मस्ट बी इन्फोर्सेबल। इन्फोर्सेबल का मतलब होता है कि कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे कि कोई पर्सन है जो क्राइम के बारे में सोचता है तो यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कुछ रूल्स हैं, और जुडिशरी है। ये जुडिशरी एक बेसिक रूल सेट कर रही है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक रूल सेट कर रखा है कि अगर कोई सोसाइटी है तो उस सोसाइटी के अंदर उसको सही तरीके से चलाना है तो उसके अंदर बेसिक रूल्स की नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst member of a society. तो जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे why do we need a constitution, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि why do we need a constitution, तो हमारा जो पहला आंसर हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन सोसाइटी के अंदर एक बेसिक रूल को सेट कर रहा है और ये रूल जो है वो सोसाइटी के जितने भी अलग अलग मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है। A constitution is a body of fundamental principles, fundamentals यानी कि मौलिक, according to which a state is constitute or govern। एक इंडिया है, इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बॉडी के रूप में कार्य कर रहा है, और बॉडी कैसी है? फंडामेंटल बॉडी है, एक फंडामेंटल बॉडी के तौर पे काम कर रहा है जो कि स्टेट को ये बताता है कि वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होगा और गवर्न होगा। गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज लाती हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स लाती हैं, वो गवर्नेंस का पार्ट होता है, और बहुत सारी जो स्कीम्स होती हैं वो सही तरीके से चल रही हैं, उनको गवर्न कर रहा है, उनको कौन देखेगा या वो गलत हैं या सही हैं, इनका डिसीजंस कौन करेगा। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करते हैं तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल बताता है सोसाइटी को कि हाँ, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्टेट को ऑथोराइज कर रहा है कि आपको इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करना है, इस तरीके से गवर्न करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एक कोई पर्सन है, एक पर्सन है ए नाम से, एक पर्सन है बी नाम से। ए पर्सन जो है सोसाइटी के अंदर ही ये सोचता है कि उसको एक्स रूल को फॉलो करना है, बी पर्सन जो है वो ये सोचता है कि वाई रूल फॉलो करना है। ए को लगेगा उसका रूल जो है एक्स वो सही है, बी को लगेगा उसका रूल जो है वाई वो सही है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? यहाँ फिर एक क्वेश्चन मार्क है। ये डिसाइड कौन करेगा कि ए का रूल ही सही है और बी का रूल गलत है, या बी का रूल सही है, ए का रूल गलत है? जब ये सारी प्रॉब्लम इन दो लोगों के साथ में है तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बहुत वाइड रेंज पे है, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग कम्युनिटीज से हैं। जब उनके सामने ये प्रॉब्लम आएगी तो फिर इसको सॉल्यूशन कौन देगा? कॉन्स्टिट्यूशन देगा। तो यू मे वांट रूल एक्स बट अदर मे वांट रूल वाई। हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल और प्रेफरेंसेस शुड गवर्न अस? हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका रूल सही है और कौन सी प्रेफरेंस से इंडियन सोसाइटी जो है वो हमको गवर्न करेगी? यू मे थिंक द रूल यू वांट एवरीवन टू लिव बाय आर द बेस्ट बट अदर थिंग्स दैट देयर रूल्स आर द। यहाँ पे सेम कंडीशन है, ए को लगेगा कि एक्स रूल सही है, बी को लगेगा वाई रूल सही है, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो फिर भी रहेगा ही सही, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, अपने अपने पर्सपेक्टिव है किसी रूल को समझने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये है कि वास्तविक तौर पे सही कौन है। इसको डिसाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी एक सोसाइटी को या एक नेशन को, सोसाइटी इन द टर्म ऑफ अ नेशन, जब मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मोनार्क डिसाइड करेंगे।
लेकिन इंडिया के अंदर क्या सिस्टम है, यहाँ पे जब सोवियत यूनियन की बात करते हैं तो वन पार्टी रूल होता है, वन पार्टी रूल होता है। और जब डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पावर है वो लोगों के पास है। हमने प्रीएम्बल प्रीवियस क्लास में जब पढ़ा था तो समझा था कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है। इंडिया जो है एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक मीन्स हेरिडिटरी सिस्टम या मोनार्क सिस्टम जो है वो इंडिया फॉलो नहीं करता। डेमोक्रेसी है यानी कि पावर लाइज इन द पीपल। ठीक है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनते हैं। तो जब इंडिया डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा है तो जो पावर है वो लोगों के पास होनी चाहिए। The second function of a constitution is to specify who has the power to make decision in a society. It decide how the government will be constituted. अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक चीज को क्लियर कर रहा है कि हम गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं, और गवर्नमेंट भी वो जो लोगों द्वारा सेलेक्ट की गई है, यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो सेलेक्ट होकर गवर्नमेंट बनाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को ये बता रहा है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी जो इंडियन सोसाइटी है, जो लोग हैं, जो अलग अलग कल्चर से हैं, जो अलग अलग रिलीजन से हैं, वो किस तरीके से गवर्न किए जाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये है कि वो स्पेसिफाई कर रहा है सोसाइटी के अंदर, और ये डिसाइड कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, या जो पावर है वो किस तरीके से गवर्नमेंट को दी जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को पावर तो दे रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है गवर्नमेंट के पास, अगर कोई लिमिट्स ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो वो किस तरीके से काम करेगी, सोसाइटी के एस्पायरेशंस और गोल्स का क्या होगा। और जब गवर्नमेंट बिना लिमिट के अंदर लोगों के हिसाब से काम करेगी तो वो लोगों के लिए कोई भी रूल लेके आ जाएगी या किसी भी तरीके से उनको रोकेगी, तो फिर जो लोगों की फ्रीडम है वो गलत तरीके से यूज की जाएगी। तो उसके लिए एक एग्जांपल है कि सपोज यू डिसाइड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, बट देन दिस अथॉरिटी पास लॉ दैट यू थॉट वर पेटेंटली अनफेयर। इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन फॉर इंस्टेंस, और इट एंजॉइंड दैट क्लोथ्स ऑफ अ सर्टेन कलर वर प्रोहिबिटेड। अभी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फंक्शन पढ़ा तो वो बता रहा था कि एक कोई बॉडी होगी जो सोसाइटी को गवर्न करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए काम करेगी, लेकिन अभी यहाँ पे लिमिट्स की बात नहीं की गई है। जब गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि हाँ किस तरीके से सोसाइटी आगे के काम करेगी, लेकिन वही गवर्नमेंट जो है वो कोई एक अनजस्ट लॉ लेके आ जाती है। अनजस्ट लॉ मीन्स वो अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप आज तक तो मंदिर जा रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट कल एक रूल लेके आ जाती है कि आप मंदिर नहीं जा सकते, या आप मस्जिद नहीं जा सकते, या आप कोई भी तरीके का रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते, या आपको ये बोल देती है कि आप कुछ सर्टेन कलर के क्लोथ्स जो हैं वो नहीं पहन सकते। तो यहाँ पे जो लोगों की फ्रीडम है उनके साथ तो बेसिक रूल्स अप्लाई हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि लिमिट करता है। लिमिट क्या करता है, गवर्नमेंट की पावर को, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए ही इंडियन सोसाइटी के लिए काम करेगी, और किसी भी तरीके का ऐसा लॉ या रूल लेकर नहीं आएगी, ऐसा लॉ या रूल लेकर नहीं आएगी जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स भी जो लोगों को दिए हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिए हैं। जैसे कि राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं हम, राइट टू इक्वलिटी यानी कि सभी को समानता का अधिकार है। जब सभी को समानता का अधिकार है तो वो चाहे किसी भी रिलीजन से हों, किसी भी जेंडर से हों, किसी भी कम्युनिटी से हों, वो जो चाहे वो कर सकते हैं एक लिमिट के अंदर रहते हुए। जब इक्वलिटी है तो सभी को इक्वलिटी समान तौर पे मिलनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट एकदम से ये डिसाइड कर ले कि आपकी इक्वलिटी जो है वो किसी ग्रुप के लिए तो है, किसी ग्रुप के लिए नहीं है। जब ये सारी चीजें सामने आती हैं तब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की पावर को कुछ लिमिट तक रोकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जेल के अंदर एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल को जेल में डालना एक प्रोसेस हो सकता है,
लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर उसको जस्टिफिकेशन देना होगा कि आप उसको किस लिए पकड़ रहे हैं, या फिर आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। प्रोटेस्ट करने का अधिकार आपकी लिबर्टी है, आपकी फ्रीडम है, लेकिन ये जो फ्रीडम है वो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में आती है। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा फंक्शन क्या है कि ये कुछ लिमिट सेट करता है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स, दिस लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो किसी के साथ में उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हुए कोई ऐसा रूल या लॉ लेकर नहीं आ सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सही तरीके से नहीं बताया गया है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन मार्क है। Most of the older constitution limit themselves largely to allocating decisions making power and setting some limits to the government power. बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर रखा है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट में कर रखा है। और गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना यानी कि कुछ रूल्स, कुछ स्पेसिफाई जो भी लॉज वगैरह हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होने चाहिए। ये सेम चीज़ें जो हैं वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फाइनेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आता है। क्योंकि फाइनेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए आता है क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करेगी जिससे कि सोसाइटी के गोल्स और एस्पायरेशंस का भी ध्यान रखा जाए। The Indian Constitution enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable. जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए इन चीज़ों का भी ध्यान रखेगी कि सोसाइटी के अंदर अगर कोई वेलफेयर स्कीम्स लेकर आनी है, कोई वेलफेयर स्कीम्स लेकर आनी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को आपको एजुकेशन देनी है, ये डीपीएसपी के अंदर डीपीएसपी का पार्ट है। और एक पॉलिसी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये सारे मेजर एक्सपेक्ट्स जो हैं वो सोसाइटी के अंदर आने ज़रूरी हैं, और ये कौन लेकर आएगा? गवर्नमेंट लेकर आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए जो सोसाइटी के एस्पायरेशंस हैं और गोल्स हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश करती रहेगी। The people as a collective entity came into being only through the basic constitution. It is by agreeing to a basic set of norms about how one should be governed and who should be governed that one forms of a collective identity. Constitution का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सोसाइटी को अलग अलग तौर पे देखें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स में कैसे काम करता है? एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को देखता है। कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी कि आप एक कंप्लीट सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने के लिए इंस्पायर करेंगे। Second, constitution norms are the overreaching framework within which one pursues individual aspiration, goals and freedoms. The constitution set authoritative constraints upon what one may or may not do. So the constitution also give one a moral identity. Constitution जो है वो सोसाइटी को एक moral identity, एक ग्रुप के हिसाब से देख रहा है। एक ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड ए सोसाइटी, और इस ग्रुप ऑफ पीपल में किसी को भी जब आगे बढ़ना है या कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है तो उनके पास अपने मेजर थॉट्स होने चाहिए जिनकी वजह से उनको लगता है कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आगे बढ़ सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी एथनिक आइडेंटिटी को, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मन को देखें हम तो जर्मन कंट्री के कुछ रूल्स अलग हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो है हम किसी एथनिक आइडेंटिटी या किसी ऐसे क्राइटेरिया से सिटीजनशिप्स को अलॉट नहीं करते हैं जो कि सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है। डिफरेंट नेशंस एम्बॉडी डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ नेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन किसी के बारे में बात करता है तो वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बात करता है। स्टेट और सेंट्रल के बीच में एक रिलेशन को बताता है। सोसाइटी के अंदर अगर आप कोई ग्रुप हैं या सोसाइटी के अंदर आप किसी से भी रिलेटेड हैं तो वह आपको एक एथनिक आइडेंटिटी नहीं बल्कि एक कलेक्टिव ग्रुप के तौर पे देखता है। हमारे पास स्टार्टिंग में क्वेश्चन था व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई एक क्वेश्चन मार्क था, और अब जो है वो क्वेश्चन के 4 पर्सपेक्ट्स हैं यहाँ पे सामने। The first function of a constitution is to provide set of basic rules that allow for minimal coordination amongst member of society. हमने पढ़ा था कि सोसाइटी जो है, यहाँ पे सोसाइटी यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, और ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो सोसाइटी है वो अभी इंडिया को
रिप्रेजेंट कर रही है। और इस सोसाइटी के अंदर जब बहुत अलग अलग लेवल के, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो उन सब लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बेसिक रूल सेट करता है। और ये बेसिक रूल्स जो हैं वो लोगों के बीच में एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन को लाएंगे, और इस वजह से जो है हमारी सोसाइटी ग्रो करेगी। द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट। फर्स्ट फंक्शन क्या था कि हमको बेसिक रूल लेकर आने हैं। एक बेसिक रूल होना चाहिए। जब हमने एग्जाम्पल समझा था कि जो ए पर्सन है उसको एक्स रूल सही लग रहा है, बी पर्सन को वाई रूल सही लग रहा है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में किसकी प्रेफरेंस को सही माना जाए, ये चीज़ जो है वो फर्स्ट फंक्शन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है। वहीं सेकंड फंक्शन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये बताता है कि जो डिसीजंस लेने की पावर है सोसाइटी के अंदर वो गवर्नमेंट को है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई एक अलग से बॉडी है, ये गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोगों ने ही सेलेक्ट की है। अगर ये गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं करती तो आप डेमोक्रेटिक कंट्री के पार्ट हैं, आप 5 साल में इलेक्शन में इनको फिर से हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि जो पावर है डिसीजन मेकिंग की वो गवर्नमेंट के पास है। जब गवर्नमेंट के पास पावर है तो थर्ड फंक्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि हम जो हैं वो किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हुए कोई रूल या कोई लॉ लेकर नहीं आएंगे। कोई रूल या लॉ लेकर नहीं आएंगे। अब कोई रूल या लॉ ऐसा आ जाए जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है, तो वहां पर फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिट्स को सेट करता है। और द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is to enable government to fulfill the aspiration of society and create condition for a just society। अब जब फर्स्ट के अंदर कुछ बेसिक रूल सेट किए, सेकंड के अंदर हमने गवर्नमेंट को ये पावर दी कि वो डिसीजंस ले सकती है सोसाइटी के लिए, थर्ड के अंदर किसी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हुए कुछ लिमिट सेट की, तो फोर्थ फंक्शन ये है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को ये भी बताता है कि आपको जो है वो सोसाइटी यानी लोगों के एस्पायरेशंस और गोल्स को साथ में रखते हुए कुछ ऐसी स्कीम्स, कुछ ऐसी वेलफेयर सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जिससे सोसाइटी आगे की तरफ ग्रो करे। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। इन क्वेश्चंस का आंसर हमको अब पता चलेगा। इन मोस्ट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइज अ नंबर ऑफ आर्टिकल अबाउट द स्टेट स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो। हम जब इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस टाइम पे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे। इन प्रेजेंट कंडीशन 448 आर्टिकल्स हैं। 395 आर्टिकल से 448 आर्टिकल इस वजह से हुए क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है और ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। जब बहुत ज़्यादा रिजिड और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स किए गए थे, और इन अमेंडमेंट्स की वजह से जब 1950 के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, और 26 नवंबर 1949 को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, तब 395 आर्टिकल्स थे। हर आर्टिकल किसी न किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर रहा था, और इन अमेंडमेंट्स की वजह से इन द प्रेजेंट टाइम वी हैव 448 आर्टिकल इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द मोस्ट कंट्री जो है उनके अंदर आर्टिकल्स जो हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई आर्टिकल है, उससे हमको ये पता चल जाएगा कि स्टेट जो है या नेशन जो है वो किस तरीके से काम करेगा। स्पेसिफाई हाउ द स्टेट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूट एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड बी फॉलोड। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि स्टेट को कौन कौन से नॉर्म्स को फॉलो करना है या किस तरीके से एक सोसाइटी को आगे की तरफ ग्रो करवाने के लिए हम प्रोसेस को काम में लेंगे। बट सम कंट्रीज, द यूनाइटेड किंगडम फॉर इंस्टेंस, डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, रेदर दे हैव अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड डिसीजंस दैट टेकन कलेक्टिवली आर रिफर्ड टू एज द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेट ऑफ बुक नहीं है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग तरीके से
कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो है कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत सारी सीरीज के अंदर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या तो सेट है या सेट ऑफ सीरीज है, जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आगे की तरफ फॉलो किया जाएगा। लेकिन इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बुक है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो एक तरीके से सीरीज है, कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसके अंदर यूके का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लिखा गया है। But many constitutions around the world exist only on paper. They are mere words existing on a parchment. The crucial question is how effective is constitution? बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो एक पेपर के ऊपर लिखे गए हैं, बहुत सारे हैं जो एक बुक के अंदर लिखे गए हैं, और बहुत सारे जो हैं वो अलग अलग सीरीज के अंदर लिखे गए हैं। ये सारे टाइप्स के एग्जाम्पल्स कॉन्स्टिट्यूशन के आपको अलग अलग कंट्रीज के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये बताती हैं कि इन सब के होने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव कितना है, अगर इफेक्टिव है तो उसको क्या इफेक्टिव बना रहा है, और ये इंश्योर भी करती है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो रियल लाइफ में लोगों के ऊपर कैसे हो रहा है। अब है मोड ऑफ प्रोमलगेशंस, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को क्राफ्ट भी किया गया, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, और हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव। सो द फर्स्ट थिंग इज, इन मेनी कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी थी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को मिलिट्री लीडर्स जो थे उनके द्वारा बनाया गया। ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमको पता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था, जिसके अंदर बहुत सारी कमिटीज थी। उन कमिटीज ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बहुत सारे थॉट्स को डिस्कस किया गया था, और ये असेंबली जो थी वो दिसंबर 1946 के अंदर अपनी पहली मीटिंग करती है, और 1949 के टाइम पीरियड तक, 26 नवंबर 1949 तक जो है अडॉप्ट करने तक इसके ऊपर काम करती है। इट ड्रू अपॉन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सिर्फ ये मतलब नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ही बन गया, उसके पीछे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो थे, इंडिया को फ्रीडम करवाने के लिए जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए, उनकी भी एक रिमार्केबल हिस्ट्री है। और ये हिस्ट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बाकी कंट्रियों से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे सामने लेकर आती है। Some countries have subjected their constitution to full-fledged referendums where all the people on the desirability of a constitution. The Indian constitution was never subjected such referendums. कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए वोटिंग का भी सहारा लिया गया था, इनडायरेक्ट वोटिंग, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी इस तरीके का रेफरेंडम नहीं यूज किया गया था, क्योंकि हमको पता है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स थे, उन वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे सामने आया। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड द यूनाइटेड स्टेट आर द कॉन्स्टिट्यूशन विच वर क्रिएटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ अ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे बताया गया है कि नेशनल मूवमेंट्स के बाद में, नेशनल मूवमेंट्स के अंदर जब चीज़ें हुई इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए, जिससे कि बहुत सारे रिवॉल्ट हुए, उन सारे रिवॉल्ट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल 1857 का रिवॉल्ट है, और बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है, जहाँ पे रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन था। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो 1946 से 1949 के टाइम पीरियड में 2 years 11 months और 18 days का टाइम लेती है, और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती है। The substantive provisions of a constitution, it is the hallmark of a successful constitution that it gives everyone in a society some reasons to go along with its provisions. A constitution that, for instance, allowed arrangement majorities to oppress minority groups within society would give minorities no reason to go along with the provisions of the constitution. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटीज को और मेजोरिटीज को, दोनों को अपने साथ में ग्रो करते हुए, या दोनों के साथ में किसी सोसाइटी को बिल्ड करने का एक ड्रीम देखता है। इसमें किसी भी माइनॉरिटी पर्सन को या मेजोरिटी पर्सन, अगर एक फॉर एग्जांपल हम समझने की कोशिश करें कि मेजोरिटी ग्रुप जो है वो माइनॉरिटी के साथ में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो जो माइनॉरिटी
कमिटी के लोग हैं जो, या फिर जो लोग हैं जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उनको कैसे लगेगा कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में हमको चलना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको सारे रीजन देता है कि यहाँ पे किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अगर दिया जा रहा है तो वो पर्टिकुलरली किसी मेजोरिटी पार्टी को नहीं, साथ साथ में वो माइनॉरिटीज के लिए भी है। अगर यहाँ पे डीपीएसपी के अंदर जब 6 to 14 ईयर के किसी बच्चे को एजुकेशन देने की बात करता है कोई स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सिर्फ मेजोरिटी के लिए नहीं है, वो माइनॉरिटीज के लिए भी है। यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो हम साथ में लेकर चल रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब एक डिबेट आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। नेपाल के अंदर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर समझें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का बनाया गया था और नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। ये प्रॉब्लम्स क्या थी? किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना बहुत ज़्यादा इजी नहीं हो सकता, या कोई बहुत ज़्यादा सिंपल स्मूथ अफेयर नहीं है कि आपने कुछ दिन डिसाइड किए और आप फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लेंगे। नेपाल इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि जो नेपाल के अंदर 1948, 1951, 1948, 1990 इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो किंग ऑफ नेपाल के द्वारा बनाए गए थे। यानी कि जो किंग थे उनको अपने पास जो पावर थी उसको अलग से रखना था, और वहाँ पे किसी भी पार्टी को या किसी भी गवर्नमेंट को ये पावर नहीं थी कि वो नेपाल की सोसाइटी के लिए कुछ काम कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड अ मल्टी पार्टी competition, though the king retained banal power many respects for many years. Nepal was faced with militant restrictions, the honor settlements, the main shore was the role of the monarchy at the constitution of Nepal. For example, हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेपाल जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा था तो नेपाल के अंदर एक मोनार्की सेट थी, एक मोनार्की सेट थी, और मोनार्की का मतलब जो है वहाँ पे जो किंग रूल है उनको पावर चाहिए। अब जो पावर है वो अगर किंग के पास है तो किंग मोनार्की के हिसाब से जो नेशन है उसको रूल करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे नेपाल के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी आती है जो बहुत सारे रीजंस के बाद, बहुत सारी फाइट्स के बाद इस मोनार्की को हटाने का एक एग्जाम्पल सेट करती है। और जब ये एग्जाम्पल सेट होता है तो जो नेपाल की पावर है वो मोनार्की से हट के एक गवर्नमेंट के फॉर्म में नेपाल के सामने आती है। और इसी वजह से जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2015 को अडॉप्ट किया गया था। मतलब कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये अलग है, लेकिन ये नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में अलग है कॉन्स्टिट्यूशन का बनना, क्योंकि वहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम था। मोनार्कियल सिस्टम में गवर्नमेंट नहीं थी, एक किंग थे, किंग जो थे वो रूल कर रहे थे। फिर कुछ पार्टीज आती हैं, किंग जो हैं उन पार्टीज को कुछ हद तक जो है वो पावर्स देते हैं, लेकिन वो सारी पावर्स नहीं देते। जो मेन चीज़ें होती हैं, जो मेन पावर्स होती है वो अपने पास ही रखते हैं। इस वजह से फिर वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी आती है, कुछ प्रोटेस्ट होते हैं, और इन सब के चलते 2015 का ईयर आता है जब नेपाल जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन वापस से बनाता है और उसको अडॉप्ट करता है, और फिर नेपाल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आगे बढ़ता है। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक नॉर्म सेट करता है और एक तरीका बताता है कि किस तरीके से इंडिया जो है उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स हैं वो किसी या कोई भी पावर का एक सेटअप है वो किसी एक पर्सन के पास नहीं होना चाहिए। जैसे कि पार्लियामेंट है, आप मान लीजिए पार्लियामेंट के पास वो सारे रूल्स हैं या वो सारी पावर्स हैं जिससे वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन पार्लियामेंट जब कोई एक ऐसा लॉ या रूल लेकर आ जाती है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या सही नहीं है, उस कंडीशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि इंडिया के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स होने का मतलब अगर पार्लियामेंट है वो कोई ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस करती है जो सही नहीं है, तो फिर यहाँ पे जुडिशरी है, वो जुडिशरी डिसाइड करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई इलेक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो इस तरीके के जो अलग अलग ग्रुप हैं उन वजह से जो है वो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से
प्रभाव में है और लागू हो पाया है। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट्स पावर इन अ सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये पावर अलग अलग लोगों के पास में या ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं होगा तो कोई भी एक सिंगल पार्टी को अगर सारी पावर्स दी जाएंगी तो वो इजीली कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर देगी या उसको हटाने की कोशिश करेगी या जो रूल्स हैं उसमें जो चेंजेस हैं वो अपने हिसाब से करने की कोशिश करेगी। One way of such intelligent designing of a constitution is to ensure that no single institution acquires monopoly of power। और इसी वजह से इंस्टीट्यूशनल डिजाइन होने की वजह से या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है उनको बांट के रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशन है वो किसी भी तरीके की मोनोपोली ऑफ पावर को अक्वायर नहीं करेगी। लाइक अगर पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा लॉ या बिल इंट्रोड्यूस करती है तो उसके लिए जुडिशरी है, वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ताकि कोई फेक वोट्स के थ्रू पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी भी एक पार्टी को या एक जो इंस्टीट्यूशन है उसको मोनोपोली ऑफ पावर यानी कि सारी जो पावर्स हैं वो अपने हक में लेने से रोकती है। एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो इंटेलिजेंट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है वो एक तो बैलेंस को क्रिएट करता है और ये भी डिसाइड करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अब तक फॉलो किया जा रहा है 1950 के बाद से अब तक 2025 के अंदर भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं। तो वो एक इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल सेट करता है कि हमने अलग अलग इंस्टीट्यूशनल डिजाइंस को सेटअप किया है जिसकी वजह से किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के पास सारी पावर्स नहीं है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है ये अभी हमने समझा था। लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1950 के टाइम पीरियड के बाद से अब तक अगर कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें कुछ भी चेंजेस करने की नीड नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, वहाँ पे अमेंडमेंट्स ज़रूर हुए होंगे। और इन्हीं अमेंडमेंट्स की वजह से हम देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो वहाँ पे 395 आर्टिकल थे और प्रेजेंट की कंडीशन में 448 आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और यही सारी चीज़ें जो हैं अमेंडमेंट करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, यही सारे जो फैक्टर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पे बताते हैं। बाय स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द पॉसिबिलिटी टू चेंज द प्रोविजंस एंड द लिमिट ऑन सच चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बैलेंस बना के रखता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या कुछ प्रोविजंस को चेंज करना है तो किया जा सकता है, और उनके ऊपर कुछ लिमिट्स हैं तो उन लिमिट्स को भी लगाया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज एंश्योर्ड दैट इट विल सर्वाइव एज अ डॉक्यूमेंट रेस्पेक्टेड बाय द पीपल। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर भी करता है कि ये अब तक जो है चल रहा है तो इसका मतलब लोगों द्वारा ये रेस्पेक्टेड है, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तभी ये यहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि 1950 के बाद से बहुत सारी ऐसी कंडीशंस भी हो सकती थी जब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ा या इंडिया के लोग ये बोल दे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलना। तो उन सारी चीज़ों का आंसर या सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाया है कि वो एक बैलेंस सेटअप कर सके। किस लिए बैलेंस सेटअप कर सके कि कुछ अगर पॉसिबिलिटीज हैं कुछ चेंजेस की तो वो कर सकता है, कुछ प्रोविजंस हैं जिनको चेंज करना चाहिए तो वो कर सकता है, कुछ लिमिट सेट करनी है तो वो कर सकता है। दैट्स वाई जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी तक सर्वाइव कर रहा है, और ये सर्वाइव करने के साथ ही जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पे जाना जाता है। देयरफॉर इन डिटरमाइनिंग वेदर अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज अथॉरिटी यू कैन आस्क योरसेल्फ थ्री क्वेश्चंस। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है, तो हमको ये चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि जो हमारे लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया वो क्या क्रेडिबल थे। सेकेंडली, डिड द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द पावर वाज इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज सो दैट इट वाज नॉट इजी फॉर एनी ग्रुप टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसने ये भी एंश्योर किया कि जो पावर है वो इस तरीके से इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज की जाएगी, जैसे कि अभी हमने समझा था अलग अलग इंस्टीट्यूशनल डिजाइन्स हैं, उन सब के चलते ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है कि ये इतना इजी तो नहीं है कि कोई एक ग्रुप आ जाए या कोई एक ऐसी पार्टी हो जो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर दे, यानी कि उसको चेंज कर दे, उसके प्रोविजंस को एकदम से बदल दे। इज द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ द पीपल होप्स एंड एस्पायरेशन। और क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पीपल्स की जो होप्स हैं और एस्पायरेशन हैं उनको साथ में लेकर चल रहा है या कुछ चेंजेस हैं उसमें।
ठीक है। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा था या समझने की कोशिश कर रहे थे, तब हमारे सामने क्वेश्चन था व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका आंसर लगभग हमको पता चल गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, वो अलग अलग इंस्टीट्यूशनल डिजाइंस को सेट करता है, एक बेसिक नॉर्म्स को सेट करता है, एक बेसिक रूल्स को सेट करता है, गवर्नमेंट को पावर देता है। लेकिन गवर्नमेंट किसी के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर रही, इसलिए गवर्नमेंट्स पे कुछ लिमिट्स भी लगाता है। अगर कोई पार्लियामेंट से ऐसा लॉ या रूल पास किया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, तो यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर बनी हुई हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। जब कॉन्स्टिट्यूशन वाई का आंसर हमको पता चल गया है, तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हाउ कैसे बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जैसे अभी हमने नेपाल के डिबेट के बारे में समझने की कोशिश की थी, एक मोनार्कल कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे सेटअप किया गया। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कैसे बना, क्या चीज़ें थी या क्या थॉट्स थे, कौन से फ्रेमर्स थे, कौन से मेकर्स थे, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। Let us find out how the Indian Constitution was made. Formally, the Constitution was made by the Constituent Assembly, which had been elected for undivided India. It held its first sitting on 9 December 1946. 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी, हमने चैप्टर के फर्स्ट में समझा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये भी हमको पता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो उस टाइम के इंडिया की थी, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया की थी। 14 अगस्त 1947 को जो इंडिया है और पाकिस्तान है, उनका पार्टीशन होता है। 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे बनाता है। तो अब यहाँ पे पार्टीशन हो गया था। तो पार्टीशन क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद हुआ था या उसी के बीच में हो गया था? कुछ मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से भी थे या उस बाउंड्री से भी थे, या कुछ लोग, सभी लोग जो थे वो इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर ही थे? ये चीज़ें अभी हम समझेंगे। 9 दिसंबर 1946 को जब पहली मीटिंग होती है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो डिवाइडेड इंडिया। 14 अगस्त 1947 its members were chosen by indirect election by the member of the provisional legislative assemblies that had been established under the Government of India Act 1935. The Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the committee of the British Cabinet known as the Cabinet Mission. According to this plan, कैबिनेट मिशन के थ्रू जिस तरीके से मीटिंग्स होती थी, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी एक मीटिंग हुई थी, जो कि अनडिवाइडेड इंडिया के हिसाब से हुई थी। अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि इंडिया प्रोविजन से भी कुछ लोग थे, और प्रेजेंट के अंदर जो पाकिस्तान है उस बाउंड्री के अंदर से भी लोग जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थे। जो भी प्रोविजंस थे, जैसे कि ईच प्रोविजंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स थे और जो प्रोविजंस थे अलग अलग, उनको सीट्स का अलॉटमेंट किया गया था। और ये सीट्स का अलॉटमेंट कैसे किया गया था? 10 लाख के ऊपर से 10 लाख के ऊपर एक सीट का प्रोविजन, यानी कि एक रेशियो चल रहा था, एक जो है वो एक 10 लाख लोगों में से एक लोग जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनेगा। एज अ रिजल्ट द प्रोविजन दैट वर अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल वर टू इलेक्ट 292 मेंबर्स। तो जो ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिश की जो कॉलोनी थी उस टाइम पे, उनके प्रोविजन से 292 मेंबर्स इलेक्ट हुए थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स था वहां से 93 सीट्स जो थी वो मिनिमम अलॉट की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। द सीट्स इन ईच प्रोविजन वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 3 मेन कम्युनिटीज। जो प्रोविजंस के अंदर सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था वो मेनली 3 कम्युनिटीज के लिए था। एक मुस्लिम्स थे, एक सिख्स थे और एक जनरल थे, इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। जो उनकी पॉपुलेशन थी उनके रेस्पेक्टिव मैनर्स में उनको सीट्स का अलोकेशन किया गया था। द सीट्स इन ईच प्रोविजंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज, जो हमने पढ़ा अभी, मुस्लिम, सिख्स और जनरल। मतलब मुस्लिम थे, सिख थे और जनरल थे, कम्युनिटी जो थी उनके बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर थे। और ये सारे लोग जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थे। प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स थे और ब्रिटिश कॉलोनी का जो एरिया था वहाँ से 292 मेंबर्स थे। लोग कैसे इंट्रोड्यूस किए गए? तो 10 लाख के ऊपर एक सीट रखी गई थी
10 लाख लोगों में से एक सीट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर फिल करी जाएगी। एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन, फिर पार्टीशन का एक फेज आता है, ठीक है। अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947 दोज मेंबर हु वर इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटरीज व्हिच फेल अंडर पाकिस्तान सीज्ड टू बी members of the constituent assembly. The number of members in the assembly was reduced to 299. पार्टीशन के बाद क्या होता है कि पाकिस्तान की जो टेरिटरी थी या उस तरफ का जो एरिया था, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनने से मना कर दिया, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था, वहाँ पे अब जो मेंबर्स थे वो 299 बचे थे। यानी कि जो पहले मेंबर्स थे वो कितने थे, 292 प्लस 93। 292 ब्रिटिश प्रोविजन से थे, 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स से थे। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर पार्टीशन के बाद जो लोग थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पार्ट लेने से मना कर दिया, तो अब जो मेंबर्स थे वो 292 थे। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, ये हमने प्रेम्बल के अंदर भी पढ़ा था। और 284 मेंबर्स जो थे वो उस टाइम पे 24 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया था और 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था। तो जो 24 जनवरी 1950 का टाइम था, उस टाइम पे इन 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर्स जो थे वो वहाँ पर एक्चुअली प्रेजेंट थे, जिन्होंने अपने सिग्नेचर किए थे कॉन्स्टिट्यूशन पे। और जब उनके सिग्नेचर हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास हो गया कि हाँ अब जो इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। The constitution came into force on 26 January 1950. The constitution was thus framed against the backdrop of the horrendous violence that the partition unleashed on the subcontinent, but it is a tribute to the fortitude of the framers that they were not only able to draft a constitution under immense pressure but also learn from the right lesson from the unimaginable violence that accompanied the partition. The constitution was committed to a new conception of citizenship where not only would minorities be secure but religious identity would have no bearing the citizenship rights. एक सिंपल सी चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तो वहाँ पे 292 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश प्रोविजन से थे और 92 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे। 299 लोग जो थे वो उस टाइम पे प्रेजेंट थे जब पाकिस्तान के अंदर से जो मेंबर्स को सेलेक्ट किया गया था वो पार्टीशन के बाद हट गए। 284 मेंबर्स वो थे जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को अपने सिग्नेचर किए और कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था। वो इसलिए क्योंकि पार्टीशन से पहले भी इंडिया बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट देख चुका था जिनका लेसन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स और जो उसके मेकर्स थे उनको पता था। जो सारी चीज़ें थी उनको ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे थॉट्स को डिस्कस करते हुए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा उसको पास किया गया, तो अब जो इंडिया था वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक सबसे बड़ा रूल और एक सबसे बड़ा लॉ के हिसाब से देखेगा और इसी से आगे बढ़ेगा। The president of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad, एंड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर अंबेडकर। हमने पढ़ा था कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो जिसकी चेयरमैनशिप डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कर रहे थे। आई हैव रियलाइज एज नोबडी एल्स कुड हैव, यानी कि बहुत सारी ऐसी कमिटीज़ थी, ड्राफ्टिंग कमिटीज़ थी, बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जो ये डिसीजंस के ऊपर थॉट कर रहे थे कि कौन से प्रोविजंस को आइडेंटिफाइड किया जाएगा। बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जिनके ऊपर डिबेट भी हुई, बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे भी थे जिन पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारी डिबेट ऐसे भी थी जिन पे राजेंद्र प्रसाद, और बहुत सारी डिबेट ऐसे भी थी जिन पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अपने अपने थॉट्स थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फंडामेंटल राइट्स और रिजर्वेशन के लिए अगर कोई थॉट को प्रोसेस करते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, तो वहाँ पे जो उनके थॉट्स थे उनके साथ ज़रूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर कोई सहमत हो जाए, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिबेट्स भी हुई। लेकिन फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने अपना ड्राफ्ट तैयार किया और फिर 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो केम इनटू फोर्स, लागू हो गया और हम लोग अब तक उसको फॉलो कर रहे हैं। इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जैसा कि हमको पता है कि 1857 का रिवॉल्ट था
और बहुत सारे ऐसे नेशनल मूवमेंट्स थे जिनकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे सामने आता है। बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिंपल अ प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली दैट प्रोड्यूस इट। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या सिर्फ उस कमरे में जो लोग बैठे हुए हैं जो उसको बना रहे हैं उसी का एक पार्ट नहीं है या उसी का एक सिंपल प्रोडक्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनलिस्ट जो मूवमेंट्स थे उनके ऊपर भी डिपेंडेंट थी। As an assembly as diverse as the Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus on the main principle of the Constitution should enshrine. These principles were forged during the long struggle for freedom. Perhaps the best summary of the principle that the nationalist movement brought to the Constituent Assembly is the objective resolution, the resolution that defined the aims of the assembly moved by Nehru in 1946. अब 1946 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट को भी ध्यान में रखते हुए कोई डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, जो भी हमने रिवॉल्ट देखा था 1857 या उससे पहले हिस्ट्री के अंदर हम जब रिवॉल्ट देखते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए ये एम किया गया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। Based on these resolutions, our constitution gave institutional expression to these fundamental commitments: equality, liberty, democracy, sovereignty and a cosmopolitan identity. जब हम प्रेमबल के अंदर इक्वलिटी के बारे में बात कर रहे थे, लिबर्टी के बारे में बात कर रहे थे या डेमोक्रेसी या रिपब्लिक होने के बारे में बात कर रहे थे और जब हम ये समझ रहे थे कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, तो इन सारे प्रिंसिपल्स को हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा। Thus our constitution is not merely a maze of rules and procedures but a moral commitment to establish a government that will fulfill the many promises that the nationalist movement held before the people. और यही सारे रीजन थे जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक रूल नहीं है, ना ही एक प्रोसीजर है, लेकिन ये बहुत बड़ी एक मॉरल कमिटमेंट भी है गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी। और गवर्नमेंट जो है वो इन सारी प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए, एक नेशन को सही तरीके से ग्रो करने के लिए हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलेगी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का या नेशनल मूवमेंट का ही पार्ट था जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया था। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हमने पढ़े थे। द थर्ड फैक्टर इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। जब हमने पढ़ा था कि किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास अगर बहुत ज़्यादा पावर है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर सकती है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से ये भी हमको बताता है कि हमने एक बैलेंस अरेंजमेंट बना रखा है इंस्टीट्यूशन के बीच में। द Constituent Assembly spent a lot of time on evolving the right balance among the various institutions like the executive, the legislature and the judiciary. बहुत सारा टाइम जो है वो इस चीज़ पे भी खर्च किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और उसके बाद जो इंडिया है उसमें जो इंस्टीट्यूशन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी हो सकती है। हमने एक एग्जीक्यूटिव को भी सेपरेट किया, हमने एक लेजिस्लेचर को भी सेपरेट किया, एक लेजिस्लेचर को भी सेपरेट किया और एक जुडिशरी को सेपरेट किया। इनका क्या मतलब है? लेजिस्लेचर जहाँ से रूल बनते हैं लाइक पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव यानी कि उन रूल को, उन लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा या ब्यूरोक्रेसी द्वारा लोगों तक पहुँचाने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव का होता है। और एग्जीक्यूटिव अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और जुडिशरी जो ये ध्यान रखेगी कि जो बिल, जो लॉ पास किए गए हैं लोगों के लिए उसमें किसी भी तरीके का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना, एक बैलेंस हमको लेकर चलना था। और इस बैलेंस को हमने बहुत अच्छी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। दिस लीड टू द अडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट फॉर्म एंड द फेडरल अरेंजमेंट। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया को एक फेडरल अरेंजमेंट के तौर पे भी इंट्रोड्यूस किया। फेडरल अरेंजमेंट यानी कि द इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर सेंट्रल के पास में भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेट के पास में भी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं जिन पे स्टेट और सेंट्रल दोनों को पार्टिसिपेट करना होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट अपना फैसला सुनाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपना फैसला सुनाएगी। तो यही जो है स्टेट के पास भी कुछ पावर है, कुछ पावर यूनियन के पास में भी है और कुछ जो है जहाँ पे दोनों यूनियन प्लस स्टेट मिलकर काम करेंगे। यही एक फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल कंट्री के बारे में हमको बताता है।
which would distribute governmental powers between the legislature and the executive on the hand and between the states and the central government on the other hand। और यही सारी चीज़ें जो हमको बता रही हैं कि हमने जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसी तरीके से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी हमने पावर को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। While evolving the most balanced government arrangements, the maker of constitution did not hesitate to learn from experiments and experience to other countries। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि हमने बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो अदर कंट्री से बोरो किए हुए हैं, तो क्या हम खुद से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख सकते थे? लेकिन उस टाइम की कंडीशंस जो थी उसमें हमारे जो फ्रेमर्स थे, जो मेकर्स थे, उनको एक्सपेरिमेंट्स और उनके एक्सपीरियंस दोनों इस तरीके से यूज में लेने थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत फाइन तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए। और यही रीज़न था कि जो हमारे फ्रेमर्स थे, जो हमारे मेकर्स थे, उन्होंने इस बारे में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रखी कि हम किसी और कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे एक्सपेरिमेंट करके उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या उनका जो एक्सपीरियंस रहा है किसी बिल को लेकर के, या किसी मान लीजिए कोई फंडामेंटल राइट का प्रिंसिपल किसी और कंट्री का है और वही हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब उसको लिख रहे हैं तो उसके एक्सपीरियंस क्या हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव उस पर कैसे काम करेगा, और जब प्रॉब्लम आएगी तो जुडिशरी उस पर कैसे अपने सॉल्यूशन के साथ काम आएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी, और हमारे फ्रेमर्स जो थे, हमारे मेकर्स थे, उन्होंने इसका बहुत अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है जिससे कि एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखा गया। Thus, the framer of the Constitution were not averse to borrowing from the constitutional traditions. Each provision of the Constitution had to be defended grounds that it was suited by Indian problems and aspirations। और इन सभी चीज़ों के चलते हम इंडिया एज ए सोसाइटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एक ग्रुप है जो उसके एस्पायरेशंस और उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। लास्टली, जब हमने अभी बात की कि हमारे फ्रेमर्स और जो मेकर्स थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखा और बहुत सारी चीज़ें दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की, तो क्या थी? देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो था वहाँ से हमने फर्स्ट पास द पोस्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इंस्टीट्यूशन, द स्पीकर एंड हर हिज रोल लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, एक तो स्पीकर के रोल को हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया और एक लिया FPTP। FPTP मीन्स क्या होता है? फर्स्ट पास टू द पोस्ट इज अ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। ये चैप्टर 3 के अंदर आप पढ़ेंगे, फर्स्ट पास टू द पोस्ट इलेक्शन। इलेक्शन का एक प्रोसीजर है जहाँ पे जिसको जितने वोट मिले, या जो कैंडिडेट है जिसको हाईएस्ट वोट मिले हैं वो विनर के तौर पे हमारे सामने एज ए रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। ये FPTP का जो सीक्वेंस है या FPTP की जो प्रोसेस है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है। जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को लिया। DPSP आर्टिकल 36 to 51 हम पढ़ते हैं, तो जो DPSP है वो अगर कहाँ से बोरो किया गया, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया, और यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल पावर जो रिव्यू होती है, और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है और जुडिशरी की अपनी एक अलग पावर क्या है, और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये अगर हमने कहीं से बोरो किया तो वो है यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन। लास्टली, द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ अ रेसिडुअल पावर। जब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर होता क्या है, इंडिया ने भी फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो किया हुआ है। फेडरलिज्म अपने आप में एक अलग चैप्टर है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट के पास पावर नहीं है। अगर हम किसी स्टेट के बारे में बात करें, किसी राज्य के बारे में बात करें, तो यहाँ पे स्टेट के पास अपनी अलग पावर है, अपनी अलग अथॉरिटी है। वहीं पे अगर हम यूनियन की बात करें, यूनियन मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपनी पावर है और अलोकेशन ऑफ पावर है। आपने बहुत सारी बार ये सुना होगा कि जो रेलवेज है उसके ऊपर जो रूल्स या जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सभी से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है।
लेकिन पुलिसिंग का काम जो है वो स्टेट के पास है। इसी तरीके से किसी स्टेट की बाउंड्रीज को या किसी स्टेट का नेम को चेंज करना जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में अगर उसका अमेंडमेंट किया जाता है तो वहाँ पे स्टेट और यूनियन दोनों का होना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टेट और यूनियन मिल के कर रहे हैं, कुछ है जो यूनियन के पास पावर है, कुछ के पास जो है स्टेट के पास ये पावर है, जिस वजह से इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री के तौर पे आता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। हम जब फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल से समझेंगे तब हमको पता चलेगा कि जो बहुत सारी पावर्स हैं वो सेंट्रल के पास, ये अथॉरिटी है कि जो बहुत ज़्यादा पावर है वो सेंट्रल ने अपने पास ले रखी है। वहीं अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट है उनके पास थोड़ी सी सेंट्रल गवर्नमेंट से कम पावर है। दैट्स वाई हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाता तो है लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करती है, जबकि एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट कर पाती है। इसके बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं। कंक्लूजन क्या हो सकता है चैप्टर का? इट्स अ ट्रिब्यूट टू द विजडम एंड फोरसाइट ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दे प्रेजेंटेड टू द नेशन अ डॉक्यूमेंट। ये जो था वो हमारे फ्रेमर्स का विजडम था और उनकी फोरसाइट दूरदृष्टि थी, जिसके कारण उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको हमारे नेशन के सामने एज ए डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, जो कि हमारी फंडामेंटल वैल्यूज़ को, हमारे हाईएस्ट एस्पायरेशन को, हमारे लोगों के सोसाइटी के हाईएस्ट एस्पायरेशन को शेयर करता है। दिस is one of the reason why this most intricately crafted document has not only survived but a living reality when so many other constitutions have perished with the paper they were first written on. Indian Constitution is a unique document which in turn become an example for many other constitutions. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम किए जाते हैं। फ्रेमर्स जो थे, जो मेकर्स थे, उनका एक विजडम था, उनकी एक फोरसाइट थी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत लंबे तौर पे देखा कि आगे चल के 1950 के बाद से लगा करके अभी तक जब हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसका कोई एक रीज़न है, और इसी रीज़न की वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी तक सर्वाइव कर रहा है। द मेन पर्पज बिहाइंड द लॉन्ग सर्च दैट वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज, लगभग 3 साल का जो हमने टाइम दिया था, वो यही एक राइट बैलेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए दिया गया था कि इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्रिएटेड हो रही हैं, वो किसी भी तरीके के ऐसे अरेंजमेंट के साथ में नहीं है कि पावर किसी एक को अलॉट हो जाए। हमने इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा कि इंस्टीट्यूशनल जो डिज़ाइन है वो अलग अलग सेपरेट हो, हर किसी की अपनी पावर हो, ताकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कोई अलग करने की या उसके रूल्स को कोई बेसिक चेंजेस करने की कोशिश करे तो वो इजीली नहीं कर सके। For a long time come, you will know more about this arrangement through the study of the remaining chapters in this book. जब आप आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई एग्जीक्यूटिव को समझेंगे, लेजिस्लेचर को समझेंगे, और जब जुडिशरी को समझेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए हैं उनको समझेंगे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, और एक बिल जो आता है जो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है वो राज्यसभा में कैसे पहुंचता है, कितने लोगों का उसमें मत ज़रूरी होता है, उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको अमेंडमेंट के लिए वापस लोकसभा में भेज सकते हैं। लोकसभा में अगर वो अमेंडमेंट किए बिना वापस प्रेसिडेंट के पास जाता है तो कौन सी पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से अलग करती हैं। ये सारी चीज़ें जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगले चैप्टर्स एग्जीक्यूटिव को पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे और जुडिशरी को पढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, इक्वलिटी को पढ़ेंगे, तो आप बहुत ईजीली तरीके से इन चीज़ों को और अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये आपकी आज की क्लास थी कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, जिसमें हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और जब बना तो उसको किस किस लोगों ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, सारी चीज़ें। थैंक यू, आई होप यू लाइक द क्लास।